Okay, in this video lecture, we will discuss our first poem titled Dust of Snow. इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे अपने पहले चैप्टर के पहले पोम के बारे में जिसका टाइटल है डस्ट ऑफ स्नो। मैंने पिछले वीडियो अ लेटर टू गॉड में बोला था कि मैं अ लेटर टू गॉड का जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है उसको डिस्कस करूँगा, पर उसके लिए अलग से टाइम देना पड़ जाएगा। तो उससे बेटर मुझे यही लग रहा है कि अ लेटर टू गॉड वाला जो चैप्टर या जो वीडियो है उसके डिस्क्रिप्शन में मैं एक PDF अपलोड कर दूंगा, तो उसमें इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस होंगे तो वो हेल्पफुल हो जाएंगे तुम बच्चों के लिए। तो उस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मैं लिंक डाल दूंगा, तो डाउनलोड कर लेना। इस वाले चैप्टर में हम डिस्कस करेंगे डस्ट ऑफ स्नो के बारे में, किस तरह से हम इस पूरे पोम को ख़त्म करने वाले हैं। सबसे पहले तो हम इसका एक्सप्लेनेशन करेंगे। फर्स्ट वी विल डू द डिस्कशन ऑफ दिस पोम। इस चैप्टर का जो डिस्कशन या एक्सप्लेनेशन है वो करेंगे। सेकेंड पॉइंट पर हम इसके राइमिंग स्कीम की बात करेंगे। सेकेंड पॉइंट पर इसके राइमिंग स्कीम की हम बात करेंगे। और थर्ड पॉइंट पर हम इसके पोएटिक डिवाइसेस के बारे में बात करेंगे। इसके पोएटिक डिवाइसेस के बारे में बात करेंगे और उसके बाद ये चैप्टर ख़त्म। इसके अगले वाले वीडियो में मैं फायर एंड आइस को अपलोड करूँगा, तो बस अच्छे से समझते चले जाओ। यहाँ पे डस्ट ऑफ स्नो का मतलब क्या है, मैं यूज़ करूँगा हिंदी वर्ड्स कोई ढंग से ताकि अच्छे से समझ जाओ इस चैप्टर को। डस्ट ऑफ स्नो मतलब हम सब जानते हैं कि स्नो का मतलब क्या होता है। वी नो वेरी वेल व्हाट इज़ द मीनिंग ऑफ स्नो एंड व्हाट इज़ द मीनिंग ऑफ डस्ट। जो स्नो होता है, स्नो का जो डस्ट है, डस्ट मीन्स स्मॉल पार्टिकल्स बोल सकते, स्मॉल पार्टिकल्स, ठीक है, स्मॉल पार्टिकल्स बोल सकते। हिंदी में इसको कण बोला जाता है, धूल का कण। तो बर्फ़ में, बर्फ़ जो है या जो स्नो जो है वो स्नो किस तरीके से बनेगा, स्मॉल डस्ट से बनेगा, ठीक है, स्मॉल कणों से बनेगा, छोटे छोटे कणों से बनेगा, छोटे छोटे पार्टिकल से बनेगा। तो डस्ट ऑफ स्नो का मतलब हुआ बर्फ़ के छोटे छोटे कण या बर्फ़ का धूल, ऐसे भी कह सकते हैं। सो डस्ट ऑफ स्नो इज़ द मीनिंग ऑफ द टाइटल, डस्ट ऑफ स्नो, बर्फ़ का धूल या फिर बर्फ़ के छोटे छोटे कण। अब इस पूरे पोम का मेन थीम क्या है? तो इस पूरे पोम का मेन थीम जो है वो ये है कि हमारे लाइफ में जो स्मॉल इंसिडेंट्स होते हैं, ये स्मॉल इंसिडेंट में भी हमारे लाइफ में बिग चेंजेस लाते हैं। स्मॉल इंसिडेंट जो होते हैं वो भी हमारे लाइफ में बिग चेंजेस लाते हैं। यहाँ पे होता क्या है, हम शुरू से स्टार्ट करेंगे और देखते चले जाएंगे। द वे अ क्रो shook down on me the dust of snow from a hemlock tree has given my heart a change of mood and saved some part of a day I had rued। तो यहाँ पे पोएट जो हैं काफ़ी उदास हैं और उदास होकर के एक पेड़ के नीचे खड़े हैं। उस पेड़ का नाम हेमलॉक है। पोएट एक पेड़ के नीचे खड़े हैं और पोएट काफ़ी सैड हैं और एक हेमलॉक पेड़ के नीचे खड़े हैं, ठीक। तो मैं इसका हिंदी एक्सप्लेनेशन कर दे रहा हूँ और समझा दे रहा हूँ आगे। द वे, जिस तरीके से अक्रो, एक कौवे ने, शुक डाउन, शुक मतलब हिलाना, डाउन मतलब नीचे। तो जिस तरीके से एक कौवे ने शुक मतलब हिला करके, डाउन मतलब नीचे गिराया। क्या चीज़ नीचे गिराया, अभी आगे समझ में आ जाएगा। जिस तरीके से एक कौवे ने हिला करके नीचे गिराया, और कहाँ पर गिराया, ऑन मी, मेरे ऊपर। जिस तरीके से एक कौवे ने हिला करके मेरे ऊपर गिरा दिया, क्या गिरा दिया, द डस्ट ऑफ स्नो, बर्फ़ के कणों को, बर्फ़ के डस्ट को, या नॉर्मल हम बोल देंगे डस्ट ऑफ स्नो को। जिस तरीके से एक कौवे ने हिला करके मेरे ऊपर गिरा दिया डस्ट ऑफ स्नो को, फ्रॉम, कहाँ से गिरा दिया, फ्रॉम अ हेमलॉक ट्री, एक हेमलॉक पेड़ के ऊपर से। अर्थात जो हेमलॉक ट्री है उसके ऊपर डस्ट ऑफ स्नो है, अर्थात स्नो के छोटे छोटे जो पार्टिकल्स हैं उस हेमलॉक ट्री के पत्तों पर हैं। और जो कौवा है वो आ कर के बैठा, और जैसे ही बैठा हेमलॉक ट्री पर, तो जो डस्ट ऑफ स्नो है
वह हिल करके गिर गया। किसके ऊपर गिर गया? ऑन मी, मेरे ऊपर गिर गया। तो यहाँ मी कोई और नहीं बल्कि पोएट हैं। ठीक है, यहाँ पर कौन है? मी, पोएट हैं। तो जिस तरह से एक कौवे ने हिला करके गिराया मेरे ऊपर डस्ट ऑफ स्नो को, कहाँ से गिराया? फ्रॉम अ हेमलॉक ट्री, हेमलॉक ट्री से। जिस तरीके से कौवे ने हिला करके मेरे ऊपर गिरा दिया, क्या चीज़ गिरा दिया? डस्ट ऑफ स्नो को गिरा दिया। कहाँ से गिरा दिया? हेमलॉक ट्री से गिरा दिया। तो इससे हुआ क्या? हैज़ गिवन माई हार्ट, हैज़ गिवन दे दिया, माई मतलब मेरे, हार्ट मतलब दिल को। इस एक्टिविटी ने, कौन सी एक्टिविटी ने? डस्ट ऑफ स्नो के गिरने के एक्टिविटी ने, हैज़ गिवन माई हार्ट, इस एक्टिविटी ने मेरे दिल को दिया। क्या दिया? अ चेंज, एक परिवर्तन दिया, एक बदलाव दिया। और क्या बदलाव दिया? मेरे मूड में बदलाव दिया। मतलब जैसे ही डस्ट ऑफ स्नो मेरे ऊपर गिरा तो इससे मेरे दिल में बदलाव आया और मेरे मूड में बदलाव आया। इसने मेरे दिल को और मेरे मूड को चेंज कर दिया। मेरे मन को जो उदास था, मेरा मूड जो सैड था, इसमें चेंज आ गया, बदलाव आ गया। और क्यों बदलाव आया? क्योंकि डस्ट ऑफ स्नो जो था वो मेरे ऊपर गिर गया था। और यही जो डस्ट ऑफ स्नो का ऊपर गिरने की जो एक्टिविटी है, हैज़ गिवन माई हार्ट, इस एक्टिविटी ने मेरे दिल को दिया है। क्या दिया है? अ चेंज ऑफ मूड, अर्थात मेरे मूड में एक परिवर्तन दिया है। मेरे मूड में परिवर्तन कैसे आया? जब डस्ट ऑफ स्नो उस कौवे ने हिला करके मेरे ऊपर गिरा दिया, यही एक्टिविटी ने मेरे दिल या मेरे मूड में चेंज ला दिया। और जब चेंज ला दिया तो हुआ क्या? एंड और सेव्ड, बचा लिया, सम मतलब कुछ, पार्ट मतलब हिस्सा। और इस एक्टिविटी ने बचा लिया कुछ हिस्सा ऑफ अ डे, मेरे एक दिन का। आई हैड रीड, आई मतलब मैं, हैड रीड मतलब जिसको मैं पछतावे में बिता रहा था, जिसको मैं रिग्रेट में बिता रहा था, जिसको मैं रिग्रेट में बिता रहा था, वो जो दिन था उसका जो सम पार्ट था वो सेव्ड हो गया, बचा लिया गया। किसके द्वारा बचा लिया गया? उस क्रो के द्वारा बचा लिया गया। क्यों? क्योंकि उस क्रो ने हिला करके डस्ट ऑफ स्नो को मेरे ऊपर गिरा दिया और इस एक्टिविटी ने मेरे हार्ट को एक चेंज दिया, एक बदलाव दिया और मेरे मूड में भी चेंज आ गया। और जैसे ही मेरे मूड में चेंज आ गया तो उसके पहले जो पोएट थे वो सैड थे, तो सैड होने की कंडीशन में वो अपने दिन को रिग्रेट में, पछतावे में, उदासी में गुजारने वाले थे। ठीक है, या गुजार रहे थे। वे अपने दिन को रिग्रेट में या पछतावे में गुजार रहे थे। तो वो जो दिन का कुछ हिस्सा था, सम पार्ट जो था, वो सेव हो गया, बच गया। क्या होने से? बर्बाद होने से, र्यूड होने से, रिग्रेट में बीतने से। और ये जो सेविंग हुई, ये जो सेव हुआ, क्या चीज़ सेव हुआ? डे सेव हुआ। डे का क्या चीज़ सेव हुआ? सम पार्ट। सम पार्ट जो सेव हुआ वो किसकी वजह से सेव हुआ? इस क्रो की वजह से सेव हुआ, क्योंकि क्रो ने सुक डाउन करके, हिला करके डस्ट ऑफ स्नो को किसके ऊपर गिरा दिया? पोएट के ऊपर। कहाँ से गिरा दिया? हेमलॉक ट्री के ऊपर से गिरा दिया। तो मैं एक बार इसको हिंदी में अच्छे से बोल दे रहा हूँ, क्लियर हो जाएगा, देख लेंगे। जिस तरीके से एक कौवे ने हिला करके मेरे ऊपर गिरा दिया डस्ट ऑफ स्नो को, स्नो के धूल के कण को, या बोल सकते हैं धूल को, एक हेमलॉक पेड़ से, और इस एक्टिविटी ने मेरे दिल को एक बदलाव दिया, मेरे मूड को एक बदलाव दिया और बच गया मेरे दिन का कुछ हिस्सा, बच गया कुछ हिस्सा मेरे दिन का, जिस दिन को मैं पछतावे में बिता रहा था। मतलब यहाँ पे क्रो, यहाँ पर क्रो और हेमलॉक ट्री, इन दोनों की वजह से जो पोएट हैं, जो पोएट अपने पूरे डे को
रिग्रेट में बिता रहे थे वो सेव हो जाता है। और ये सेव किसकी वजह से होता है? हेमलॉक ट्री के वजह से और क्रो के वजह से। ठीक है, तो कुछ इस तरह से इसका मतलब है। यहाँ पे स्मॉल इंसिडेंट क्या है? जो क्रो है उसको निगेटिव माना जाता है, सोसाइटी में क्रो को निगेटिव माना जाता है। और हेमलॉक ट्री जो है वो भी पॉइजनस ट्री माना जाता है। ये हेमलॉक क्या है? एक पेड़ है जो कि जहरीला पेड़ होता है, तो ये एक पॉइजनस पेड़ है। और क्रो जो है इसको नेगेटिव माना जाता है। लेकिन ये जो नेगेटिव ओमेन है, ये जो नेगेटिव वर्ड है या फिर जो नेगेटिविटी को शो करने वाला क्रिएचर है या जो पॉइजनस ट्री है, इन दोनों ने मिल करके पोएट के कुछ दिन को बर्बाद होने से बचा लिया। ठीक है, तो कभी कभी जो नेगेटिव थिंग्स होती हैं हमारी लाइफ में, कभी कभी जो नेगेटिव थिंग्स होती हैं या जो नेगेटिव थॉट्स होते हैं वो भी हमारे लाइफ में कभी कभार चेंज ला देते हैं, जैसा कि पोएट के साथ हुआ। तो यहाँ पे जो क्रो है वो भी नेगेटिव है, जो हेमलॉक ट्री है वो पॉइजनस है। ये दोनों चीज़ें नेगेटिव हैं, लेकिन इन लोगों ने पोएट के लाइफ में एक ऐसा चेंज लाया है जो कि कैसा है? पॉजिटिव है। तो बस यही इस पूरे चैप्टर का मतलब था कि कभी कभी जो नेगेटिव थिंग्स होती हैं वो भी हमारे लाइफ में चेंजेस ला देती हैं। अब यहाँ जो डस्ट ऑफ स्नो है इसका मतलब क्या हुआ? भाई डस्ट का मतलब पार्टिकल होगा। ठीक है, अब जो पार्टिकल होगा वो काफ़ी स्मॉल होगा। तो यहाँ पे ये भी बात हम कह सकते हैं कि कभी कभी जो स्मॉल थिंग्स होती हैं, छोटी जो चीज़ें होती हैं, ये ऐसा तो था नहीं कि पोएट के ऊपर पूरा बर्फ़ का एक बड़ा सा ढेर गिर गया था। नहीं, पोएट के ऊपर थोड़ा बहुत मामूली सा डस्ट ऑफ स्नो गिरा था। और इस छोटे से चीज़ ने, इस स्मॉल थिंग ने, इस लिटिल थिंग ने पोएट के मूड को चेंज कर दिया। और ये जो स्मॉल थिंग है वो किसकी वजह से हैपन हुआ था? क्रो के वजह से और हेमलॉक ट्री की वजह से। जो क्रो है वो नेगेटिविटी को शो कर रहा है, जो हेमलॉक है वो भी नेगेटिविटी अर्थात वो भी पॉइजनस है, और जो स्नो का डस्ट है ये भी एक स्मॉल थिंग है। लेकिन इन सभी छोटे छोटे और नेगेटिव टर्म्स ने मिल करके पोएट के मूड को चेंज कर दिया है। और वो किस वे में चेंज किया है? पॉजिटिव वे में चेंज किया है। तो इस पूरे पोएट्री का एक ही सेंस बनता है, एक ही थीम बनता है। वो थीम ये है कि कभी कभी जो नेगेटिव चीज़ें होती हैं वो नेगेटिव चीज़ें भी हमारे लाइफ में चेंज ला देती हैं। जिस तरह से पोएट के मूड में चेंज आया, और उस चेंज की वजह से हम जो अपने दिन को या अपने समय को बर्बाद कर रहे होते हैं, उस स्मॉल इंसिडेंट की वजह से हम अपने दिन, लाइफ या समय को बर्बाद करने से बच जाते हैं। पूरा मेन थीम इस पोएट्री का यही है। अभी भी अगर कोई डाउट है तो मुझसे पूछ सकते। लास्ट टाइम मैं इसका पूरा हिंदी में एक्सप्लेनेशन कर दे रहा और उसके बाद हम इसके राइमिंग स्कीम की ओर बढ़ेंगे। जिस तरह से एक कौवे ने हिला करके गिराया मेरे ऊपर डस्ट ऑफ स्नो को एक हेमलॉक पेड़ के ऊपर से, इस एक्टिविटी ने मेरे दिल में एक बदलाव दिया, एक परिवर्तन दिया और मेरे मूड में बदलाव आ गया। उस बर्फ़ के गिरने से मेरे मूड में बदलाव आ गया और इससे हुआ क्या? एंड सेव्ड और बच गया कुछ हिस्सा मेरे उस दिन का जिस दिन को मैं रिग्रेट में बिताने वाला था। जिस दिन को मैं रिग्रेट में बिताने वाला था उस दिन का कुछ हिस्सा मेरा बच गया, क्योंकि जो क्रो है उसने मेरे ऊपर डस्ट ऑफ स्नो गिरा दिया। तो ये रहा रॉबर्ट फ्रॉस्ट का पोम। अब हम इसके राइमिंग स्कीम की बात करेंगे। पहला तो यहाँ पे अगर हम ध्यान से देखें तो मुझे क्रो को मैं ए मान के चलूँगा। क्रो और मी मैच नहीं कर रहा है तो इसको बी मान लेंगे। क्रो और स्नो मैच कर रहा है तो ये ए मान लेंगे। मी ट्री मैच कर रहा है तो बी मान लेंगे। तो यहाँ पे मुझे राइमिंग स्कीम मिला ए बी। नेक्स्ट स्टैंजा की बात करें तो हार्ट को हम सी मान लेंगे, क्योंकि ऊपर किसी से ये राइम नहीं कर रहा है। मूड भी किसी से राइम नहीं कर रहा है तो डी मान लेंगे। हार्ट और पार्ट एक दूसरे से मैच कर रहे हैं तो सी मान लेंगे, सी ही होगा।
रियूड और मूड एक दूसरे से मैच कर रहे हैं तो डी मान लेंगे। तो इसका राइमिंग स्कीम होगा सी डी सी डी। तो टोटल इस पोम का राइमिंग स्कीम क्या बना, ए बी एंड सी डी। ओके, अब हम बात करेंगे इसके लिटरेरी डिवाइसेस के बारे में कि कौन कौन से लिटरेरी डिवाइसेस इस पोएट्री में यूज हुए हैं। कुछ स्पेशल पोएट्री डिवाइसेस को ही देखेंगे, सारे जो कुछ एक्स्ट्रा भी हैं पर उन एक्स्ट्रा को देखने का कोई मतलब नहीं है, जो मेन है उन्हीं लिटरेरी डिवाइसेस को हम देखेंगे। तो सबसे पहला लिटरेरी डिवाइस मेरा यहाँ इमेजरी निकल के आता है। सबसे पहला लिटरेरी डिवाइस यहाँ इमेजरी है। सेकेंड जो लिटरेरी डिवाइस है वो एलिट्रेशन है। पहले मैं लिख दे रहा हूँ और बारी बारी से एक्सप्लेन कर दूंगा। तो दूसरा जो मेरा लिटरेरी डिवाइस है वो एलिट्रेशन है। अगला जो लिटरेरी डिवाइस है वो सिंबोलिज्म है। नेक्स्ट अगर लिटरेरी डिवाइस की मैं बात करूँ तो वो इंजैम्बमेंट है। और इसके बाद अगर मैं लिटरेरी डिवाइस की बात करूँ तो एजोनेंस है। इसके बाद भी अगर ढूंढोगे तो हो सकता है एक दो लिटरेरी डिवाइस मिल जाएं, पर मुझे लगता है ये जो हैं ये मेन लिटरेरी डिवाइसेस हैं। तो सबसे पहले हम बात करेंगे अपने फर्स्ट लिटरेरी डिवाइस के बारे में, जो कि इमेजरी है। इमेजरी में क्या होता है, हम पिक्चर्स को हम रीडिंग करके, टेक्स्ट को पढ़ करके हम पिक्चर विजुअलाइज कर लेते हैं। तो ऐसे कंडीशन में इमेजरी होता है। अब इमेजरी में यहाँ पे कौन कौन से वर्ड्स यूज किए गए हैं, जैसे कि हम देखें कि शुक डाउन ऑन मी, हिला करके उसने मेरे ऊपर गिरा दिया डस्ट ऑफ स्नो को। तो इन दोनों लाइन को हम इमेज कर सकते हैं, विजुअलाइज कर सकते हैं कि कैसे कौवा पेड़ पर बैठा होगा और उसने पेड़ को या पेड़ के डाली को हिलाया होगा और वो कौवा उस पेड़ के डाली से जब गिराया होगा डस्ट ऑफ स्नो को। तो इस पूरे एक्टिविटी को, इस पूरे इंसिडेंट को हम विजुअलाइज कर सकते हैं, सोच सकते हैं। ठीक है, तो इस तरह से यहाँ पे इमेजरी बन सकता है। एलिट्रेशन हम सब जानते हैं कि सेम लाइन में सेम कंसोनेंट साउंड से अगर टू वर्ड्स मिल रहे हैं तो वो वहाँ पे एलिट्रेशन होंगे। अगर मैं यहाँ पे देखूँ जो कि सेकेंड स्टैंजा है, लिखा है हैज़ हार्ट। ये सेम लाइन में है, हैज़ और हार्ट। यहाँ पे हैज़, यहाँ पे भी एक कॉन्सोनेंट साउंड बन रहा है और हार्ट में भी कॉन्सोनेंट साउंड ह बन रहा है। तो हैज़ हार्ट, तो हैज़ और हार्ट ये दोनों एक दूसरे से, ये दोनों कॉन्सोनेंट साउंड से स्टार्ट हो रहे हैं, एक ही लाइन में है। तो यहाँ पे कौन सा लिटरेरी डिवाइस हो जाएगा, एलिट्रेशन हो जाएगा। अब हम मूव करेंगे सिंबोलिज्म की ओर। अब कहोगे सर एलिट्रेशन में कुछ और यहाँ पे शो कर दीजिए, तो एक और हो जाएगा, जैसे कि सेव्ड सम। यहाँ पे अगर ध्यान से देखो तो यहाँ पे सेव्ड भी सौ से शुरू हो रहा है कॉन्सोनेंट साउंड से और सम भी कॉन्सोनेंट साउंड से, तो यहाँ पे भी एलिट्रेशन है। अब बात करेंगे सिंबोलिज्म की। तो यहाँ पे सिंबोलिज्म किसको कहा जाता है, जब कोई वर्ड किसी चीज़ को, किसी सेकेंड चीज़ को सिंबोलाइज करता है तो हम वहाँ सिंबोलिज्म बोलते हैं। हम अच्छे से जानते हैं, जब मैं एक्सप्लेन कर रहा था तभी बता दिया था, ये जो क्रो है ये सिंबोलाइज कर रहा है। क्या चीज़ सिंबोलाइज कर रहा है, ये सिंबोलाइज कर रहा है बेसिकली नेगेटिव थिंग्स को। इसी तरह से जो हेमलॉक ट्री है ये भी सिंबोलाइज कर रहा है पॉइज़न को, नेगेटिव थिंग्स इसको भी बोल सकते हैं। तो ये क्रो और हेमलॉक ट्री ये बेसिकली नेगेटिव थिंग्स की ओर इशारा कर रहे हैं। तो यहाँ पे हम इसी को मान सकते हैं कि ये सिंबोलिज्म है। इनको हम ऐसे ही मान सकते हैं, ये सैडनेस का भी सिंबल मान सकते हैं। जो हेमलॉक ट्री है उसको डेथ का सिंबल मान सकते हैं, ठीक है, क्योंकि ये जहर है, पॉइजनस है। तो ऐसे, तो हमारे यहाँ सिंबोलिज्म इस पोएट्री में क्या क्या मिला, हमने इसमें दो सिंबोलिज्म खास तौर से देखे। एक तो क्रो जो नेगेटिविटी या सैडनेस को शो कर रहा है, और हेमलॉक ट्री जो कि डेथ को शो कर रहा है, तो सिंबोलिज्म। उसके बाद इंजैममेंट है। इंजैममेंट क्या होता है, जब एक लाइन दूसरे लाइन में प्रोसीड कर जाए, एक लाइन दूसरे लाइन में प्रोसीड कर जाए, अर्थात अगर हम देखें ये वाली लाइन दूसरे लाइन में प्रोसीड कर गई है लेकिन यहाँ पे किसी भी प्रकार का कोई कॉमा यूज नहीं हुआ है, तो बिना किसी मार्क्स और पंक्चुएशन के अगर एक लाइन दूसरे लाइन में प्रोसीड कर जा रही है तो वहाँ पे इंजैममेंट होगा। तो अगर पहले लाइन को देखूँ तो कोई भी मार्क्स और पंक्चुएशन नहीं है और ये दूसरे लाइन में एंटर कर गई है, दूसरे लाइन से तीसरे लाइन में एंटर कर गई है और ये फोर्थ लाइन में एंटर कर गई है। तो इसमें कहीं पे भी कोई भी मार्क्स और पंक्चुएशन नहीं है, तो यहाँ पे इंजैममेंट है। इंजैममेंट के बाद लास्ट वाला हमारा जो पोएटिक डिवाइस था वो एजोनेंस था।
यहाँ से मिट गया है, पर जो लास्ट पोएटिक डिवाइस था वो एजोनेंस था। अब एजोनेंस क्या होता है? एजोनेंस में बेसिकली जो वोवेल साउंड होता है, जो वोवेल साउंड होता है वो प्रोमिनेंट होता है, वो प्रोमिनेंट होता है मतलब बार बार आता है। ठीक है, तो अब ज़रा देखें कि इसमें वोवेल साउंड बार बार आ रहा है। तो अगर मैं देखूं यहाँ पे तो सुक में ओ बार बार आया है, ओ यहाँ पे भी आया है, ओ यहाँ पे भी आया है। तो इस लाइन में ओ जो है वो प्रोमिनेंस कंडीशन में है, तो यहाँ पे एजोनेंस हुआ। और ध्यान रहिए वोवेल साउंड ही होना चाहिए। ठीक है, तो एक शुक डाउन ऑन मी में हमको ओ साउंड की प्रोमिनेंसी मिल रही है। और इसी तरह से अगर हम आगे और भी देखें तो हम खोज सकते हैं अन्य भी। तो ऐसे, तो ये रहा मेरे इस चैप्टर का एक्सप्लेनेशन। और ये 20 मिनट्स का हो गया, इतना छोटा सा एक पोएट्री इतना लंबा हो गया, पर देख लोगे तो तुम्हारे लिए ही फ़ायदेमंद होगा। इसके बाद मैं नेक्स्ट चैप्टर को एक्सप्लेन करूँगा, नेक्स्ट पोम को एक्सप्लेन करूँगा जो कि फायर एंड आइस है। अगर अभी भी कोई भी किसी भी तरह का क्वेश्चन है तो तुम मुझसे पूछ सकते हो नीचे कमेंट करके। और वीडियो देखने के बाद कोशिश करो कि मैं तो कहूँगा यार लाइक कर दिया करो, क्योंकि पता नहीं कल मैं जब वीडियो को देखा जो अपलोड किया था और तुम बच्चों ने, मैंने जब उसको देखा और वो देखने के बाद भी उसके लाइक जो थे काफ़ी कम थे, तो मुझे पता नहीं क्यों वियर्ड सा लगा। तो कर दिया करो, क्या दिक्कत है। कल हम फायर एंड आइस को डिस्कस करेंगे, मिलते हैं कल। थैंक यू।